आज की क्लास में मियोसिस में आपको कंप्लीट कराने जा रही हूँ। मियोसिस में 2 इसके और सब फेजेस होते हैं, मतलब ये 2 पार्ट्स में होगा। मियोसिस जब भी होगा तो कैसे होगा, ये 2 पार्ट्स में होगा। एक होगा मियोसिस 1 और दूसरा होगा यहाँ पे मियोसिस 2। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 ये 2 सब फेजेस में होता है, ठीक है। अब मियोसिस 1 में भी यहाँ भी होगा प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज और यहाँ भी होगा। बस सिर्फ हमें क्या करना है, 1 और 2 मेंशन कर देना है उनके आगे, और कुछ नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ भी 4 इसके जो फेजेस के सब फेजेस हैं, अगर हम उसको लिखना स्टार्ट करें, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए, प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो ये सेम सारे जो हैं वो रिपीट होके मियोसिस 2 में भी आएंगे। यहाँ भी आपको वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, ये इसको हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ भी लिख दिया। बस फर्क क्या है, फिर आप बोलेंगे फिर लिखा क्यों दोबारा। भाई फर्क इतना सा है सिर्फ कि आपको सिर्फ 1 2 लगाना है। क्या मतलब है बोलने का, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं इसको आप क्या बोल देंगे, ये प्रोफेज 1 हो गया, ये मेटाफेज 1 हो गया, ये अनाफेज 1 हो गया, ये टेलोफेज 1 हो गया, ठीक है। ये प्रोफेज 2 हो गया, मेटाफेज मेटाफेज 2 हो गया, एनाफेज 2 हो गया और टेलोफेज 2 हो गया, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था माइटोसिस के जितने भी स्टेजेस हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने प्रोफेज देखा था। सबसे पहले आपने क्या देखा था, प्रोफेज देखा था। जहां पे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि प्रोफेज की ये खासियत है कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम सुनते के साथ आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अच्छा, हमें यहाँ पे प्रोसेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसअपियर होगा, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। फिर क्या होगा, जितने ऑर्गेनल्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है वो भी डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई सब डिसअपियर होगा तो दिखेगा क्या, फिर दिखेगा यहाँ पे इसके माइटोटिक स्पिंडल नजर आते हैं, ठीक है। ये माइटोटिक स्पिंडल जो है ये यहाँ पे दिखता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतने में दिक्कत क्या है। अगर हम इसको मियोसिस का प्रोफेज 1 बना दे तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में इतने से को सिर्फ ये जो सारे यहां से लेके यहां तक मैंने आपको जितने भी टर्म्स हैं या फिर जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, वो जो भी मैंने आपको बताया है उसको हम और छोटे छोटे पीसेस में करके डिवाइड करेंगे। क्या मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है, डिवाइड करने का मतलब, हम इसलिए उसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रीजन ये है कि इसके और 5 सब स्टेजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। किसकी, प्रोफेज 1 के, किसके, प्रोफेज 1 के, ठीक है। जो मैं अभी मेंशन कर देती हूँ, आपको लिख देती हूँ। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन हाँ, अगर समझ नहीं आया तो पूरी बायो में जिंदगी भर आपको परेशान करता रहेगा। दोनों बातें हैं इसमें, आसान भी है और आपको ये इंटरप्ट भी करता। अगर आपको नहीं आया तो कैसे पूछते थे मेरे से, मैम यहाँ माइटोसिस क्यों लिखा है, मियोसिस लिखा है, यहाँ 1 से 4 कैसे बन गया, 2 कैसे बन गया, प्लॉइडी मतलब क्या होता है, मेंटेन मतलब क्या होता है, वो सारा जो डाउट है वो इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 है, इसकी और 5 सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 कर दिया। तो अगर हम इसको ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 अगर हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट जो है लेप्टोटीन, इसे हम कहते हैं लेप्टोटीन। थोड़ा हैंग कर रहा है।
फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन, सेकेंड वन इज ZYGOTENE, zygotein. Then chitin, PACHYTENE, chitin. फोर्थ इज डिप्लोटीन, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डिप्लोटीन हो जाएगा. देन लास्ट इज डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस. और एक और चीज है, जब पूरा मियोसिस 1 ओवर होगा ना, तब आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा. हम लोग कहते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों के बीच में और क्या आते हैं यहाँ पे, इसके और इसके बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है ना, कोई बहुत ज्यादा या कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता. बस आपको समझना ये है कि जो गैप दिखता है, जो क्या होता है यहाँ पे गैप जो दिखता है, इसको हम इंटरकाइनेसिस बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस हम लोग बोलते हैं. मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ इसके अंदर, ताकि आपको देख के याद आए कि इंटरकाइनेसिस मियोसिस 1 और मियोसिस 2. अब जैसे कैसे, पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस, KINESIS, इंटरकाइनेसिस. ठीक है. फर्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. वॉइस क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलेंगे. अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या आप बोल रहे हो कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है. अभी सुना कहाँ आपने, देखिए, जैसे अभी सपोज कीजिए कि आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, और आपको पता चला कि आपने 11th का 15 मार्च को लास्ट एग्जाम दिया, 15 मार्च को, ठीक है. तो लास्ट जो एग्जाम दिया है, तो उसके बाद 15 मार्च के बाद जब कोई आपसे पूछेगा, तो आप बोलेंगे कि 11th का हमने एग्जाम दिया है, अगर हम पास हो गए तो 12th में हम चले जाएंगे. ठीक है. फिर क्या हुआ, 31 मार्च को आपका जो रिजल्ट है आउट हो गया, आप पास कर गए. तो 12th क्लास में आप 1 अप्रैल को बैठे होंगे, 1 अप्रैल को. तो एक बात बताइए, 31 मार्च और 1 अप्रैल में ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कोई चेंज आया या आपके अंदर कोई चेंज आया, नहीं, आप जो थे वही हैं. जैसे कल का डे है, आज का डे है, वही. बस फर्क कितना है कि वहां पे आपने अपना क्लास जो है वो चेंज कर लिया. ठीक है. जैसे ही पूरा ये मियोसिस 1 ओवर होगा, प्रोफेज 1 जब स्टार्ट हुआ, मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज. तो टीलोफेज के खत्म होने के बाद यहाँ पे हमें दूसरी बात क्या है कि इतना ओवर होने के बाद हमें तो यहाँ पे 2 सेल मिलेगा ना. अब इस 2 सेल को तैयारी करनी है वापस से, ये दोनों भी एंटर करेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में फिर से. तो स्टार्ट तो तुरंत इंस्टेंटली कर देता है, लेकिन हम कहते हैं कि दोनों के बीच का जो फेज है उसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरकाइनेसिस, तो आपको बोलना है कि द फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. अब समझ आया, ठीक है, अब आया समझ में. मियोसिस 1 और यस मियोसिस, सर. हाँ, दोनों के बीच में जो फेज है, जो गैप है, उसको सिर्फ हमने टर्म दिया, कुछ है नहीं ये. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे जिस भी डेट को, मान लीजिए किसी का बर्थडे 1 जनवरी को है, ठीक है, या न्यू ईयर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो 31 दिसंबर को जस्ट जैसे ही 12 बज के 1 मिनट होता है, तो आप कहते हैं ना कि इसका बर्थडे आ गया, इसका बर्थडे, जबकि वो जन्म नहीं लिया होगा 12 बजे. जब उसका जितने टाइम में जन्म हुआ था, तब तब से माना जाएगा कि उसका, लेकिन अब मानते हैं इस तरीके से, तो कोई गैप नहीं है वहां पे. अब जैसे 12 बजे मतलब 11:59 जब आप देख रहे हैं, तब ये 31 दिसंबर है, ठीक है. लेकिन जब ये 12 बज के 1 मिनट हो गया, तब ये 1 जनवरी हुआ या नहीं हुआ. तो जितना फर्क इसके और इसके बीच, कितना फर्क है ही, फर्क ही नहीं है. सेकंड जैसे चेंज होता है तो आप बोल देते हैं कि डेट चेंज हो गया. उतना ही इंटरकाइनेसिस है, ऐसे समझिए. अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है. तो इंटरकाइनेसिस बीच में आने की वजह से क्या होता है, कई बार मेरे से मिस हो जाता है बच्चों को बताना, तो मैंने यही लिख दिया ताकि कभी आपको डाउट आए ही नहीं कि इंटरकाइनेसिस ये कहाँ से बीच में उठ के आ गया. ठीक है. चलिए, तो अब हम लोग प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस जो है, दैट इज लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे बढ़ूंगी। अब सिर्फ आपको ये 5 सब फेजेस ही समझने हैं और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आप शुरू से लेके एंड तक पूरा चैप्टर रीड करके देखेंगे, बाकी और कहीं कुछ है ही नहीं चैप्टर में, दम ही नहीं है। सिर्फ आपको इनके बारे में जो डिटेलिंग है वो आपको समझना है, सीखना है, एक्सप्लेन करना है, सारी चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा आपके पास, ये आपके सब स्टेजेस हैं, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। हाँ, इतने में से अगर एक शब्द में भी डाउट आ रहा है, सब में एक्सप्लेनेशन चलेगी बहुत बढ़िया तरीके से, तब जाके मैं बोलूंगी कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हुआ। ठीक है, ये देखिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, काइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मैं बच्चों को होमवर्क भी यही देती हूँ कि पांचों को आप घर बैठ के डिफ्रेंशिएट कर लीजिए जिंदगी भर के लिए, इसका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसको आप याद कर लीजिए, 1 2 2 3 4 5। लेप्टोटीन, अब ये किसका सब फेज है पता है, किसका है? ये प्रोफेज 1 का है। किसका है? प्रोफेज 1 का है। पहले तो इस चीज को दिमाग में रखिए, किसका, ये किसके सब स्टेजेस पढ़ रहा है? आपका पढ़ रहा है, प्रोफेज 1 का पढ़ रहा है। ठीक। अच्छा, प्रोफेज को किस चीज के लिए जानते थे आप? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस फेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, किस फेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो लेप्टोटीन में क्या होगा? प्रोफेज जब स्टार्ट होता है, भाई लेप्टोटीन पहला स्टेज है, प्रोफेज स्टार्ट तो यहीं से होगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं, तभी यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रोफेज बिगिंस, प्रोफेज यहाँ पे स्टार्ट होगा। और क्रोमोसोम जो है वो देखिए, इनका यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, ये कंडेंस हो गया है। इतनी तैयारी इसको करनी है कि ये यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल करके बैठा हुआ है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में, जो सेल साइकिल में एस फेज आ रहा था, याद आया आपको? ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एक शब्द मैं आपको समझाऊंगी, व्हाट इज सिनेप्सिस, व्हाट इज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, देखिए, तो ये तो आपने सिर्फ क्या किया, वर्ड वर्ड सीखा। पहले में लेप्टोटीन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेप्टोटीन तो बहुत इजी है। सिर्फ लेप्टोटीन के जो बाद वाले हैं उसमें भी 3 ही, लास्ट वाले की तो कहानी खत्म है। यहाँ पे फिर प्रोफेज का जो लास्ट वाला स्टेज होता है वो सब कुछ हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पहले भी हम लिखते थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, यहाँ भी देखिए वही लिखा हुआ है। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपको ना, अगर इस टॉपिक को देख के कभी टेंशन हो तो एक चीज याद रखना है, हमें लेप्टोटीन में कुछ नहीं याद करना, हमें डायकाइनेसिस में कुछ नहीं याद करना। सिर्फ हमें बारीकी से देखना है जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन कहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, जाइगोटीन की बारी आ रही है अब, यानी लेप्टोटीन फिनिश हो गया, जाइगोटीन। और ये यहाँ पे कुछ फिनिश नहीं होता। जब कभी दिमाग में ऐसा एक बात सोचिए ना, सिर्फ एक प्रोफेज 1 को, किसको? सिर्फ एक प्रोफेज 1 को हमने 5 सब स्टेजेस में बांट रखा है, कोई बॉर्डर लाइन तो होगी नहीं। हाँ, जहां पे जो स्टेज दिखता है हमने उसको दिखने के अकॉर्डिंग, अगर हमें सिनेप्सिस होता हुआ नजर आया तो हम बोले अच्छा जाइगोटीन चल रहा है। ठीक है, अगर डीएनए का क्रॉसिंग ओवर वहां पे चल रहा होगा, हम बोलेंगे अच्छा ये पेकाइटिन चल रहा है। अगर एक एक्स शेप्ड, यहाँ पे ऐसे देखिएगा ना, एक्स जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, अगर हमें एक्स शेप्ड काइजमा या काइजमाटा नजर आता है, हम बोलते हैं अच्छा ये डिप्लोटीन चल रहा है। मेरी बात समझ आई? कोई बॉर्डर लाइन इनके बीच में है ही नहीं। तो जाइगोटीन की जब बात आती है तो जाइगोटीन की खासियत क्या है कि यहाँ पे सिनेप्सिस स्टार्ट होगा। अब आप बोलेंगे हमें सिनेप्सिस तो समझ आ ही नहीं रहा कि सिनेप्सिस होता क्या है, और ये भी लिखा है कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे सब कुछ एनसीईआरटी में पैसेज में लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। देखिए ऐसे समझ आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बनाया आपके सामने, एक मैंने ये रेड कलर का बनाया, ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, ये ब्लू कलर का बनाया। अब कहानी क्या है सो समझिए ध्यान से। स्टोरी ये है कि ये जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए हम ब्लू वाले को उठाते हैं,
ऐसे हमने इसको उठाया, ये गया यहाँ पे चलता 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 गया, क्या ऐसे कर दिया मैंने इसको, ठीक है। क्या नजर आ रहा है आपको? आप बोलेंगे अच्छा। और हाँ, इसके आर्म्स को हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CHROMATIDS, क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? क्रोमेटिड्स बोलते हैं। यहाँ देखिए, एक क्रोमेटिड आर्म है इस ब्लू वाले का, एक क्रोमेटिड आर्म है ना इसका, और दूसरा जो क्रोमेटिड आर्म है वो इसका है। तो दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे के साथ एसोसिएशन शो करना स्टार्ट कर दिया है। इसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं, SYNAPSIS, सिनेप्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। और हम ऐसा बोलते हैं कि अब ये क्या बन गया है, अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। सिनेप्टोनिमल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या बन गया है? ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। जब आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए, जो क्रोमोसोम था उसको ध्यान से जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको क्या पता चलता है। यहाँ देखिए, ये ज्वाइनिंग यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, सिनेप्सिस। यहाँ भी ये ज्वाइन हुए दोनों, क्या हुआ? ये सिनेप्सिस हुआ। तो तभी इसको यहाँ पे हाईलाइट करके, और ये जो ऐसे ज्वाइनिंग अलाइनमेंट जो है यहाँ पे, इसके लिए लिखा जा रहा है सिनेप्सिस बिगिंस। तो भाई ये पूरा क्या हुआ? इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम क्या देंगे अब हम लोग? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। इसमें अगर समझने में किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए। सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स समझ आया आपको? इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? चलिए आगे यस चलते मैम। हैं। हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा कि सिनेप्सिस कब होता है, किस फेज में होता है, प्रोफेज 1 के किस फेज में होता है, तो जाइगोटिन को मार्क करेंगे। आगे देखिए, पकाइटिन पे आते हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको पिछले डायग्राम में सिखाया था, अभी अभी जो मैंने बनाया था, ये देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? अब ये जब चिपक के ऐसे करके बैठे हुए हैं तो ये अपने जीन्स को एक्सचेंज करेंगे। तो लिखा हुआ डीएनए एक्सचेंज्ड बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्यों लिखा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स? तो देखिए, अगर ये जो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, तो ये और ये आपस में है सिस्टर क्रोमैटिड, ये आपस में सिस्टर, लेकिन इसका और इसका दोनों के बीच में अगर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है तो हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। दोनों अलग अलग है यहाँ पे, उसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो कोई आपसे पूछे क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है या नॉन सिस्टर में, कोई बोले ना कि क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, तो आप समझिए बेवकूफ है वो। क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा डीएनए एक्सचेंज्ड बाय नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये किसके बीच में होगा? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगा? क्रॉसिंग ओवर पकाइटिन में होगा। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? पकाइटिन में होगा, ठीक है। डिप्लोटीन के साथ ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज के डे में ना आप अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए कि आपको जब कभी भी डिप्लोटीन पूछा जाए ना, ये डिप्लोटीन, यही वो डिप्लोटीन है जिसमें कायस्माटा सबसे अच्छा दिखता है। चाहे आप इसको कायस्मा बोलिए, यहां तक भी ये भी ठीक है, चाहे आप इसको कायस्माटा बोलिए, डिप्लोटीन स्टेज में ही सबसे अच्छा कायस्माटा दिखता है। कायस्माटा मतलब ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसे बना ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर? तो एक क्रोमोसोम आर्म इधर है, इसका एक इधर गया, और दूसरा ये इसका इधर गया, ऐसे करके। और यहाँ पे क्या होता है, जो लिंकिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे कायस्माटा फॉर्म होता है। अगर आप आज के लिए नहीं समझेंगे, 12th क्लास की जेनेटिक्स आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो ये कायस्माटा वहां पे लिख के छुट्टी कर दी है कि कायस्माटा आएगा और कायस्माटा के थ्रू जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होगा। बच्चे, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बन रहे होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा आता है, फिर वो वहां पे डाउट पूछेंगे, मैडम ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमें बताइएगा। तो भाई साफ सा मतलब है आपने पढ़ा ही नहीं है 11th क्लास में। तो ये सब कुछ क्या है, आपका पेज तैयार कर रहा है। तो कायस्मा या कायस्माटा आपसे जब भी पूछा जाए तो हमेशा आपको डिप्लोटीन याद रखना है। तो देखिए, डिप्लोटीन में क्या हुआ, सिनेप्सिस एंड्स हो गया, और कायस्मा विजिबल विद इन बाइवेलेंट। बाइवेलेंट क्यों? एक क्रोमोसोम ये रहा, एक और दो, दोनों में एसोसिएशन यहाँ पे दिख रहा है, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट बोलेंगे, ठीक है।
और जैसे ही डायकाइनेसिस पे जाएंगे, चुपचाप आप जो लिखते थे वही सारी चीजें लिख दिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होगा, सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे तरीके से टूट के डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस जो 1 था आपका, ये पूरा इस तरीके से कंप्लीट हुआ। हाँ, एक बार मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 1 मिनट मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, और अगर इसमें से मेरे से कोई डाउट है आप पूछ भी लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर से वापस मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज सब क्लियर करती हूँ। चलिए अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो ये आपका प्रोफेज 1, यानी कि हमने जो ये पूरी स्टोरी देखी, ये जो हमने पूरी स्टोरी देखी, उसमें अभी हमने सिर्फ ये प्रोफेज 1 ओवर किया है बस। और प्रोफेज 1 में आपने ये सब कुछ सीखा है, लेप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन क्या है, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस के फेजेस में क्या होता है, सब कुछ सीखा आपने। ठीक है, अब क्या होगा, मेटाफेज होगा। क्या होगा, मेटाफेज होगा। मेटाफेज में जब इन करेगा, मैं यहीं पे रफ में बताती चल रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ मेरे से। इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्रोमोसोम्स जो हैं यहाँ पे आके अलाइन हो जाएंगे, याद आया? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, फिर अनाफेज आया। फिर जब अनाफेज आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल की तरफ भागने स्टार्ट करेंगे, आधा आधा बट गया, और किधर की तरफ भाग रहा है, ये डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन टुवर्ड्स द, ये भी किधर जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है। किधर मतलब इधर, ये इस पोल की तरफ जा रहा है, ये ऊपर वाले पोल की तरफ जा रहा है। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में यहाँ पे डिवाइड होके अब आधे क्रोमोसोम ऊपर के साइड में और आधे क्रोमोसोम नीचे वाले पोल के साइड में। फिर क्या होगा, डायकाइनेसिस होता है। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो कहानी आपने कहा, जब मियोसिस 1 आपने स्टार्ट किया तो एक ही सेल तो था आपके पास, और इस एक सेल को फिर जब आपने यहाँ पे ये टीलोफेज के एंड में खत्म किया तो 2 सेल बना दिया आपने, बस। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 सेल बना दिया, इतना हुआ है अभी। फिर जो ये दोनों चले ना यहाँ पे, अब इसमें भी होगा सारा प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज, तो 2 का इधर 4 बन जाएगा। इसमें भी होगा सारा, इसका भी क्या होगा, फिर 2 का। इस तरीके से करके ये जो मियोसिस है ये पूरा ओवर होता है। तो मैंने आपको मियोसिस 1 में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सिर्फ आपको प्रोफेज 1 जो है उसकी डिटेलिंग करनी है, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर तो बहुत इजी और आसान है। मेटाफेज सबका वही होगा, एनाफेज सबका वही होगा, टीलोफेज सबका वही होगा। ठीक है, मियोसिस 1 में कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। मियोसिस 1 में कोई दिक्कत किसी को? प्रोफेज, condensation of chromosomes. Metaphase, all the chromosomes are aligned at equatorial plate. Anaphase, chromosomes are moving towards the poles. And telophase, chromosomes are aligned on opposite poles. यहाँ पे ये opposite pole पे जाके अरेंज होके बैठ जाते हैं। ये आपका क्या था, मियोसिस 1 था। फिर मियोसिस 2, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोफेज 2, फिर क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे क्रोमोसोम फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट हो करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, डिसअपियर होगा। ठीक है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे, फिर अनाफेज होगा, फिर पोल की तरफ भागेंगे, फिर टीलोफेज होगा, फिर यहाँ पे क्रोमोसोम जो है दोनों पोल की तरफ जाके अरेंज होके बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक बार जब यहाँ इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ मियोसिस 1 के बाद, तो 2 सेल बन गया, और यहाँ जब साइटोकाइनेसिस होगा तो 2 का 4 बन गया। यहाँ पे कहानी क्या बदल गई, हैप्लॉइड सेल बना के बैठ गया। ये क्या करके बैठ गया, ये हैप्लॉइड सेल बना के बैठ गया। और सबसे बढ़िया जो इस मियोसिस का, ये पेज तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही रखा है ऑलरेडी। सबसे बढ़िया जो मियोसिस का एग्जाम्पल है वो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस से दिखता है। किससे दिखता है, मैं आपको शो करती हूँ। मैं ऊजेनेसिस भी बोल सकती हूँ, बस दिक्कत ये है कि ऊजे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वहाँ पे पोलर बॉडीज वगैरह बनते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको 12th क्लास में बताऊंगी। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस तो बहुत सीधा सीधा है। स्पर्मेटोजेनेसिस के फेजेस को जब, मतलब इसके स्टेजेस या फिर इसके डिवीजन को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, ये काफी सिंपल, और इसका एक
टिपिकल और बेस्ट एग्जांपल ये देखिए ना, इसी को देखिए, मान लीजिए ये है जैसे, इससे सीधा क्या लेके आइएगा बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, पता है क्या? वाई इज गेमेटोजेनेसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू मियोसिस? मियोसिस को और गेमेटोजेनेसिस को बराबर क्यों माना जाता है? तो भाई जब आप मियोसिस कराइएगा ही नहीं तो गेमेटोजेनेसिस कहाँ से करा लीजिएगा? ये देखिए, ये क्या है? मियोसिस का एक टिपिकल एग्जांपल क्या है? यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो इसमें जब क्या हुआ, ये मैच्योर होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। सबसे पहले इसमें मियोसिस वन होगा, ये देखिए मियोसिस वन हुआ। मियोसिस वन जब हुआ तो यहाँ पे दो स्पर्मेटोसाइट बन गए। ये आगे जाके सीखिएगा, नहीं याद करने का मन मत कीजिए, बस इतना तो सीखिए कि जब एक सेल है इसके अंदर मियोसिस वन कराएंगे तो दो सेल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इसमें भी आप और मियोसिस टू करा दीजिएगा तो इसका भी दो बनेगा और इसका भी दो बनेगा। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि आपको चार हैप्लॉइड यहाँ पे स्पर्म्स मिल गए, एक दो तीन और चार। तो ये स्पर्म सेल्स आपको मिल गए, कैसे? हैप्लॉइड मिल गया। और इसके लिए कौन? बिल्कुल कार्बन कॉपी है ना, दिख रहा नहीं ये क्या चल रहा है? मियोसिस चल रहा है, होता ही है उसी के थ्रू। तो कैसे चलेगा ये, है ना? तो मियोसिस जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, मतलब मियोसिस का बेस्ट एग्जांपल ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। बिल्कुल, आपको मियोसिस अगर अच्छे से समझना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस को देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लिखना स्टार्ट करूंगी। मैम ये स्पर्मो, ये जो भी है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कहाँ होता है मैम? ये मेल में टेस्टिस के अंदर होता है। ओके। 10th क्लास में आपके पास था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, था यस ना? मैम। हाँ, तो वहां आपने पढ़ा होगा मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जो स्पर्म्स बनते हैं, और फीमेल के अंदर oogenesis होता है जो ओजेनेसिस। ओवरी। याद आया? यस हाँ, मैम, तो यस मैम। वही उसी का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया सबसे अच्छा। अगर आपको कुछ देखने का मन है, बस इतना देखिए ना, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ से यहाँ तक मियोसिस बना दिया। ये सब नो, देखिए यही तो सीखा अभी आपने, सीखा है ना, यही आपने। तो यही आपने दो फेज में सीखा है, मियोसिस वन। तो इनके बीच में चार बार प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर इसके बीच में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे वन वन लगा देना है सब में और यहाँ पे टू टू लगा देना है सब में, हो गया खत्म, है ना? चलिए आगे मैम बढ़ती हम हूँ। आपको अभी दो इमेज सेंड किए हैं आपके व्हाट्सएप पे। मेरे पास फोन नहीं है बच्चे यहाँ पे अभी। मैम देख हाँ, लीजिएगा, उसमें कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था। इमेज में समझ में नहीं आ रहा था, क्या चीज का इमेज है वो? मैम वो एनसीईआरटी बुक्स के लाइन का इमेज है। अच्छा अच्छा, देखिए ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ पे क्या है ये, उसका ट्रेडिशनल एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल है मियोसिस का। आगे देखिए, मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लिखने जा रही हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। देखिए, ये जो मियोसिस है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, कि अगर मियोसिस हो रहा है तभी गेमिटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, मियोसिस is responsible for meiosis is responsible for gametogenesis
सो गैमेटोजेनेसिस, so gametogenesis referred equivalent to meiosis। इसलिए गैमेटोजेनेसिस को मियोसिस के इक्विवेलेंट रेफर किए। ये क्वेश्चन है, जब आप आगे जाके 12th में सारे गैमेटोजेनेसिस को क्लियर कर लेंगे तो वहां पे पूछा गया है कि व्हाई इज गैमेटोजेनेसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू मियोसिस। तो 11 12 दोनों मिक्स हो गया यहाँ पे, तो वहां पे यही लिखना पड़ता है आपको, बिकॉज मियोसिस इज द ओनली डिवीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेटोजेनेसिस, सो गैमेटोजेनेसिस रेफर्ड इक्विवेलेंट टू मियोसिस। ठीक है, आगे देखिए, एक मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक सेल के पास 46 क्रोमोसोम है और इसको दो ऐसे सेल बनाने हो कि दोनों के पास 46 क्रोमोसोम हो, तो हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और इसका आंसर होगा माइटोसिस। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लॉइडी कौन मेंटेन करता है तो उसका आंसर होगा माइटोसिस। लेकिन ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, यहाँ पे गेमिट का नंबर 23 हुआ 46 से, और यहाँ पे भी गेमिट का नंबर 23 हुआ 46 से, तो आधा आधा हुआ, तभी तो आगे जाके जायगोट में या फिर जो न्यू बॉर्न जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये एक जनरेशन है, ये अगर आपके पेरेंट का जनरेशन और ये आपका जनरेशन है, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में प्लॉइडी मेंटेन कराने का काम कौन करता है, मियोसिस। तो मैंने बच्चों को बोला कि प्लॉइडी मेंटेन करता है माइटोसिस, और बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम करता है, तो आंसर मियोसिस लिखा था। तो बच्चे ने बोला मैम आपने तो माइटोसिस सिखाया था। देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे एग्जाम में कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, क्या समझना चाहता है वो आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ इसके लिए आपको एक पॉइंट, समझ तो आ ही गया होगा आपको। देखिए, meiosis is responsible for meiosis is responsible for maintenance of for maintenance of ploidy। meiosis is responsible for maintenance of ploidy, लेकिन ऐसे नहीं, ये लिखना जरूरी है, फ्रॉम वन जनरेशन टू another generation, from one generation to another generation, ये सही हो गया। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये प्लॉइडी को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन ऐसे जब हम इसको देखते हैं तो ये है क्या, रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस इज नोन एज meiosis is known as reductional division। meiosis is known as reductional division because it reduces chromosome numbers, it reduces chromosome numbers, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, मियोसिस प्लांट्स में जब आप देखते हैं, इन प्लांट्स मियोसिस लीड्स टू स्पोर्स फॉर्मेशन। याद आया, ये स्पोर बनाने का काम करता है।
in plants. Meiosis leads to in plants meiosis leads to spore formation. स्पोर फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? मियोसिस करता है। ठीक, इसको नोट करेंगे। नोट भी करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। एक बीच में सिर्फ एक जी नॉट फेज जो है, क्योंकि वो एक सीरीज में जो मैं कराती चली गई, सिर्फ बीच में एक जी नॉट फेज आ रहा है जो मैं अब समझाऊंगी आपको। देखिए, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसको ये देखिए, तो इसके एक्सप्लेनेशन में आपने नोटिस करा होगा कि सब कुछ तो बताया जा रहा है। एम है G1 S G2 M, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, लेकिन G नॉट फेज को यहां से धक्के मार के बाहर कर दिया गया। अब G नॉट जो है, इसको क्यूशंट स्टेज भी बोलते हैं और रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। हालांकि सेल रेस्ट नहीं करता इस टाइम में, रेस्ट करने की बजाय क्या करता है, वो उस टाइम में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्या होता है वो? मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होता है। सही में उसका रेस्टिंग स्टेट होता नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पेज पे इसको समझा देती हूँ। जी नॉट फेज क्या है? ये जी नॉट फेज है या फ्यूशन स्टेज। जी नॉट फेज, ये देखिए, सिर्फ इस टाइम में क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा, बाकी सारा काम मेटाबॉलिकली सेल एक्टिव। अगर आपसे कल को पूछा गया कि भाई अगर जी नॉट फेज चल रहा है तो मेटाबॉलिज्म उस टाइम में चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा होगा। मेटाबॉलिज्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, उस टाइम वो हो ही रहा होगा। फिर से वापस हैंग करने लगा ये। चलिए, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नहीं लिख देते। जी नॉट स्टेज, चलिए जी नॉट स्टेज फटाफट लिखिए, मैं लिख देती हूँ। जी नॉट स्टेज, जी नॉट फेज, ये है क्या एक्चुअली में? पहली चीज शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, नॉन डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग फेज, सो also referred as also referred as resting phase, resting phase. Then cells are metabolically active, मेटाबॉलिज्म होगा उनके अंदर, है ना? लिख लीजिए फटाफट इसको। छोटा सा था ये, जी नॉट फेज था।
देखिए ये जी नॉट फेज क्या है, नॉन डिवाइडिंग बट स्टिल वर्किंग। वर्किंग किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म को बोला जा रहा है, जिसको मैंने लिखा है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेल्स इन जी नॉट फेज, लिवर सेल्स वगैरह जी नॉट फेज में होते हैं, जी नॉट, बट कैन बी कॉल्ड बैक टू सेल साइकिल बाय एक्सटर्नल सिग्नल्स। जैसे उसको सिग्नल मिलेगा वापस वो सेल, ये रेस्ट कर रहा है, वापस ये इस सेल साइकिल में एंटर कर जाएगा। Nerve and muscle cells highly specialized are listed in genot and may never divide। आपने कभी सुना है, जैसे मान लीजिए कि नर्व्स में कोई दिक्कत हो, कुछ कुछ वैसी चीज हो, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। डिवाइड कर लेता तो कितना अच्छा होता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट ये नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होते हैं हमेशा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 1 मिनट में इसको हटा देती हूँ। मैम, अगर हाँ जी नोट बोलिए, को सिग्नल तो वो वर्क नहीं करेगा। फिर से बोलिए। जी जी नोट को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो वर्क नहीं करेगा, नहीं वो नहीं नहीं कर, सिंथेसिस नहीं करेगा। हाँ नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, उसी फेज में बैठा रहेगा। जैसे हमारे नर्व सेल्स जो है वो जिंदगी भर उसी कंडीशन में रहते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। तो मैम उसको सिग्नल कब मिलेगा? अगर कोई रेयर केस में जहाँ पे डिवीजन होना हो, अगर सिग्नल मिला, जैसे मान लीजिए उंगली कट गई, वहां पे भी रेस्टिंग स्टेट में बैठा हुआ था, सिग्नल मिला, आपका ब्रेन जो है जाके वहां पे फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पे उसको एक सिग्नल देगा, तब तो वो काम करेगा, डिवाइड करेगा। नहीं मिलेगा तो बैठा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आपको, आप लोगों को एक बार डिसाइड कर लीजिए, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। ये मैंने आपको सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल फिनिश कराया आज की क्लास में। ये पीडीएफ जो है मैं सेंड कर देती हूँ, ऐसे भी मेरे पास सब डिलीट ही हो जाता है, मुझे क्या करना है ना, आपको सेंड कर देती हूँ, मैं भेज देती हूँ। जो भी है, जिन बच्चों की क्लास मिस हुई होगी, हालांकि वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी है, बट फिर भी जो भी है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है एक बार मुझे बता देंगे, मेरे ख्याल से मैं सेल स्टार्ट करके उसको कराती हूँ फिर जल्दी जल्दी, ठीक है। मैम सेल वाला, फर्स्ट वाला, हाँ यूनिट ऑफ हाँ लाइफ। हाँ, ठीक है। मैम, क्लास रेगुलर नहीं हो सकता। मेरे पास टाइम नहीं है रेगुलर क्लास लेने के लिए। वो रेगुलर होता तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता चैप्टर्स। जल्दी वैसे नहीं होता ना बच्चे, रेगुलर सिर्फ अगर मैं आप ही को देती रहूंगी तो टीचर का फिर तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं है, ऑल्टरनेटिव डेज में ही हो सकता है, हाँ मैं अपनी तरफ से जल्दी जल्दी खींच सकती हूँ इसको। चलिए लीव करती हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मैं सेल स्टार्ट कराती हूँ आपको।